हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेजर टारगेट पे। और आज की इस वीडियो में हम साइंस का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आपका 30 में से 20 के नीचे सही होता है तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करने की जरूरत है। और ये जो टेस्ट है आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिए और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये आपकी तैयारी को जांचने में मदद करेगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर जो यहां पे प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो कभी भी टेढ़ी रेखा में ऐसे गमन नहीं करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए और परीक्षा में आता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर की, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं डेली डेली, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में हम लोग का चेहरा कैसा बनता है, तो बराबर बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो जब सीधा बनता है तो आपको याद रखना है सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक यानी आभासी, आपको याद रखना है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको याद रखना है जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। इसे आपको याद रखना है, कैसा होता है, उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जितना आप लोग फोकस की तरफ जाइएगा ना, फोकस से ध्रुव की तरफ में जाइएगा, यानी जितना दर्पण को पास में लाइएगा उतना चेहरा बड़ा दिखाई देता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग डॉक्टरी क्षेत्रों में भी करते हैं, जैसे दांत देखना है, गला देखना है, मतलब कान देखना है, नाक देखना है किसी डॉक्टर को, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो चिकित्सा क्षेत्रों में यानी डॉक्टरी क्षेत्रों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 5 नंबर की, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब आपको बताना है वो कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है जो समतल दर्पण होता है ना इसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है। अवतल में क्या होता है, अवतल में इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है, और छोटा भी बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उत्तल में केवल छोटा बनता है, उत्तल में खाली छोटा बनता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है अवतल। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, एक अवतल ही ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और साथ में इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, तो आपको याद रखना है निर्वात। जो निर्वात होता है ना इसमें हवा भी नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप लोग वायुमंडल छोड़ के वायुमंडल से बाहर निकलिएगा ना तो वो निर्वात है, निर्वात में हवा हुआ कुछ नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस लेंस को हम लोग यहाँ पे अपसारी लेंस कहते हैं।
तो अपसारी लेंस किसे बोलते हैं? तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अवतल लेंस होता है ना, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जब इसमें से प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अभिसारी लेंस बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? यानी किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे आपको याद रखना है। लेकिन निर्वात देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें निर्वात नहीं दिया है। जब निर्वात इसमें नहीं दिया है तो निर्वात के बाद बाबू किस में होता है? तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगर निर्वात ऑप्शन में ना हो तो आप लोग किस पे टिक करिएगा? हवा में टिक करिएगा। हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसे आपको याद रखना है। निर्वात नहीं रहेगा तब। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी जो मानव का आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में बाबू कैसा लेंस होता है? तो आपको याद रखना है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो यहां पे आपसे पूछा जाता है कि जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो सूर्य का प्रकाश बाबू कैसा है? श्वेत रंग है। और जो श्वेत रंग होता है ना उसमें 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। श्वेत रंग जो होते हैं इसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और इस श्वेत जो रंग है इसको अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी वर्ण विक्षेपण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी जो टिंडल प्रभाव है किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको याद रखना है कि जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नहीं, कोई अगर अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष में जाइएगा, जब पृथ्वी छोड़ के आप लोग अंतरिक्ष में जाइएगा तो ना वहां पे वायुमंडल है और ना वहां पे धूलकण है, वहां पे कुछ नहीं है। तो जब धूलकण और वायुमंडल नहीं है तो वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और कोई भी रंग नहीं फैलता है, इसीलिए आकाश वहां पे काला दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट होगा। इंपॉर्टेंट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अगर कहीं खतरा है तो वहां पे हम लोग किस कलर का बोर्ड लगाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खतरे के निशान में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो लाल रंग होता है ना ये हमें दूर से ही दिखाई देता है। दूर से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, गवाइटर अथवा घेगा पनपता है। यानी जो गवाइटर रोग होता है ना, यानी जो घेगा रोग होता है, यहां पे फूल जाता है गर्दन, ठीक है। तो गवाइटर अथवा घेगा रोग क्यों पनपता है? तो आपको याद रखना है आयोडीन की कमी से। अगर कोई व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें गवाइटर अथवा घेगा रोग हो जाएगा, उसका जो गर्दन है वो फूल जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण बाबू किस में होता है? तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है, आपको याद रखना है, हरे पेड़ पौधों में। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जब तक सूर्य रहता है तब तक प्रकाश की किरण होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक, यानी दिन में आपको याद रखना है, दिन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है? नहीं, जो पीत रस होता है वो कहां से स्रावित होता है? तो पीत जो होता है वो बनता भी कहां पे है? लीवर यानी यकृत में, और वहीं से स्रावित भी होता है, इसे आपको याद रखना है। तो पीत रस कहां से स्रावित होता है या कहां से बनता है? यकृत यानी लीवर में। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। और जो पीत होता है ना वो हरा कलर का क्षारीय द्रव है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है। भाई दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? तो दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है ना वो इनामेल होता है, इसे आपको याद रखना है। ये सबसे मजबूत पार्ट होता है दांत का। बी वाला
वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो एक वयस्क आदमी, अगर कोई एक जवान आदमी है तो उसमें कितने दांत होते हैं। तो एक जवान आदमी में 32 दांत होते हैं, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि दूध का दांत कितना होता है, तो दूध का दांत बाबू कितना होता है, 20 होता है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लोग अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, यानी जो ट्रैकिया है वो किस जीव का श्वसन अंग है। तो आपको याद रखना है ट्रैकिया, जो ट्रैकिया होता है ना ये कीड़े मकोड़ों का होता है, यानी कॉकरोच हो गया, ठीक है, आपका छोटे छोटे जो तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, इसमें ट्रैकिया पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है श्वास रंध्र, इसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा कि जो कॉकरोच है इसमें कितने जोड़ी श्वास रंध्र यानी ट्रैकिया पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है 10 जोड़ी, बोर्ड एग्जाम में आता है। इसे आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच है तो उसमें कितने जोड़ी श्वास रंध्र यानी ट्रैकिया पाया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 जोड़ी। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो जो मछलियां हैं वो किस अंग से श्वसन करती है। तो आपको याद रखना है मछली जो होती है गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती है। आपको याद रखना है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो आपको याद रखना है कि रक्त जो है वो उत्तक है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा कि जो रक्त है वो क्या है, उत्तक है। उत्तक क्या होता है, तो ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो दो जीव का नाम आपको याद रखना है, हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, आपको याद रखना है। तो ईस्ट है और दूसरा आपका हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा इसमें नहीं दिया है, ईस्ट दिया है, तो ईस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में द्विखंडन होता है, लिस्मेनिया में भी द्विखंडन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो पुरुष में जो पाया जाता है ना ये एक्स वाई पाया जाता है अलग अलग, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं इनमें दोनों एक्स एक्स पाया जाता है। जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है वो किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि दोनों एक्स एक्स होता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। भाई जीन शब्द किसने दिया, तो जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा गैस है। तो एलपीजी का भाई मुख्य घटक कौन सा गैस है, तो आपको याद रखना है जो एलपीजी होता है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में रसोई घर में सिलेंडर में जो गैस भरा होता है इसका मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन गैस होता है। ये आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो जो शरीर होता है उसमें भोजन कब पचता है, तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में अगर भोजन पच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपको याद रखना है यहां पे ऑक्सीकरण, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, या इसे हम लोग उपचयन भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आपको याद रखना है, धातु पूछा है ना, तो धातु आपका Hg यानी पारा, जिसे मरकरी भी बोला जाता है, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। और एक पूछा जाता है अधातु, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, नाम आपको याद रखना ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है, जिसका संकेत होता है Br। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उसे लवण बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है, यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होता है ना, वो विद्युत उससे प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत का वो कुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, और उसका नाम क्या है, तो ग्रेफाइट। यानी पेंसिल का, आप लोग पेंसिल देखें ना, पेंसिल का जो नीब है वो ग्रेफाइट का होता है, और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। वो अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी वो विद्युत का प्रवाह करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सोडियम होता है ना, इसका संकेत होता है Na, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हम आपको 30 क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी है। अगर आपका 20 के नीचे सही हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करिए, ठीक है। अगर आपका 20 के नीचे सही हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा होगा किसी बच्चे का 20 का नीचे सही होगा। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना जो सही सही आया 30 में से जितना भी आपका आया, आप लोग मतलब सच्चे सच्चे मन से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं, उनको जरूर भेजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।